So hello everyone, welcome to my channel Study with Rishabh. So in this video we will look upon the reasons, the full background of World War II. So इस वीडियो में हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण रहे, क्या उसके आउटकम्स निकले और कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट थे जिससे कि वर्ल्ड वॉर 2 को एक स्पार्क मिल गई और बहुत ही डिवास्टेटिंग हो गया था। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो। So the first question arises, what causes immediate rise to World War II? तो ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिससे वर्ल्ड वॉर 2 को एक स्पार्क मिल गई थी और जो कि वर्ल्ड वॉर 2 बहुत स्लो ग्रोथ कर रहा था, मतलब छोटे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो रहे थे, लाइक माउथ टू माउथ लड़ाई हो रही थी कि हम युद्ध कर देंगे, हम वॉर कर देंगे, वो एक्शन में कैसे आ गया। सो द पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हैपेंड वाज ग्लिविट्स इंसिडेंट, जो कि हुआ था जर्मनी में। तो जो जर्मन आर्मी थी, जैसे कि हम जानते हैं हिटलर वहाँ का शासक था, डिक्टेटर था, तो उसने क्या किया 31 अगस्त 1939 को जर्मनी शासक एडोल्फ हिटलर ने क्या किया, अपनी नाजी आर्मी को पॉलिश कंट्री या पोलैंड की आर्मी की यूनिफॉर्म पहना के अपने ही जर्मनी के एक रेडियो स्टेशन पे अटैक करवा दिया। ये उसने क्यों किया? ये उसने इसलिए किया ताकि वो जर्मनी की जनता जो है, जर्मनी की पॉपुलेशन जो है उसको मैनिपुलेट कर सके और ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे जिससे कि जर्मन पॉपुलेशन को लगे कि ये पोलैंड ने हम पे हमला किया एंड वी हैव टू रिटेलिएट एंड वी हैव टू बाउंस बैक, और हमें भी उन पर दोबारा हमला करना चाहिए। तो ये उसको एक हिटलर को एक रीजन चाहिए था वॉर शुरुआत करने का। तो ये इंसिडेंट था जिसने कि वॉर की शुरुआत की। इस ग्लिविट्स इंसिडेंट के बाद 31 अगस्त 1939 को हिटलर ने इसके बाद पोलैंड पे हमला बोल दिया और धीरे धीरे कर करके पोलैंड, ब्रिटिश और फ्रेंच, फ्रांस, काफ़ी देशों ने इसमें हिस्सा ले लिया और ये वर्ल्ड वॉर के रूप में एक साबित हुआ। तो यहाँ देखते हैं ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम समय का मैप है। तो इसमें देख सकते हैं जर्मनी है जिसका कि हमें लैंड एरिया बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसका काफ़ी ज़्यादा लैंड एरिया कैप्चर्ड कर लिया गया था या डिक्रीज कर दिया गया था, जो कि और देशों के बाद। तो जब पोलैंड ने यहाँ पे जब जर्मनी के सैनिक्स ने पोलिश आर्मी बन के खुद पे अटैक किया, उसके बाद जर्मनी की जो आर्मी थी उसने रिटेलिएट करके पोलैंड पे हमला कर दिया। ठीक है, तो पोलैंड पे हमला कर दिया। उसके बाद पोलैंड पे हमला करने के बाद बहुत सारा हिस्सा पोलैंड का एक तरीके से जर्मनी ने कैप्चर कर लिया। इनफैक्ट ये मान लीजिए कि पूरा पोलैंड पे ही हिस्सा कर लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस इधर से आया, फ्रांस ने और ब्रिटेन ने दोनों ने साथ मिलकर जाके जर्मनी पे हमला कर दिया। ऐसा क्यों किया? बिकॉज फ्रांस की और जर्मनी की बाउंड्रीज एक दूसरे से लगते हैं, तो इस वजह से फ्रांस ने सोचा कि जैसे जो हिटलर है वो अब धीरे धीरे अपनी पावर इंक्रीज कर रहा है और धीरे धीरे वो अब फ्रांस पे भी हमला कर सकता है और पूरे यूरोप पे वो अपना कब्जा जमाने की सोच में था। तो हिटलर ऐसा क्यों कर रहा था? तो हिटलर ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि हिटलर का क्या, जब ट्रीटी ऑफ वर्साइली हुई थी उसके बाद हिटलर पहले ही बहुत ह्यूमिलेटिंग था और उसको लग रहा, उसको ये फीलिंग थी कि उसको जर्मनी की जो पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने हैं और जो पुरानी ग्लोरी थी जर्मनी की वो उसको वापस लानी थी। तो ये यहाँ से शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 की। तो यहाँ हम देख लेते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 था, द्वितीय विश्व युद्ध में दो पावर्स थी, एक द एक्सिस और द एलिस पावर्स थी। दो पावर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जिसमें एक्सिस पावर्स में जापान, इटली एंड जर्मनी, एंड एलिस पावर में मेजर कंट्रीज थी फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन। शुरुआती दौर में जो एक्सिस था, एक्सिस में जापान, इटली, जर्मनी और सोवियत यूनियन भी एक तरीके से जर्मनी का ही साथ दे रहा था और अमेरिका की इसमें भी शुरुआत में दौर में एंट्री नहीं हुई थी। बट जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ता गया, जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच में भी कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्ट हुई जिससे सोवियत यूनियन द एलिस के पार्ट में आ गई और अमेरिका ने भी सीधा सीधा हिस्सा ले लिया द्वितीय विश्व युद्ध या वर्ल्ड वॉर 2 में। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो बैकग्राउंड ऑफ वॉर क्या है ये हम देख लेते हैं पहले, कि ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था, ऐसा क्या हिस्ट्री में हुआ था जिससे कि वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। सो द मेजर फैक्टर वाज ट्रीटी ऑफ वर्साइले। तो जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी वो वर्साइल पैलेस में हुई थी। जो वर्ल्ड वॉर 1 जब फिनिश हुआ था तो जर्मनी, इटली और बाकी पावर्स जैसे एक्सिस और एलिस पावर्स के बीच में ये एक ट्रीटी हुई थी जिसमें कि एक्सिस पावर्स की हार हुई थी। जैसे जर्मनी और इटली इसमें मेजर थे, इसमें कि जर्मनी और इटली को मेजर कंट्री बनाया गया था जो कि इसके वर्ल्ड वॉर 1 के जिम्मेदार थे। जबकि वर्ल्ड वॉर 1 में काफ़ी कंट्रीज थी जो जिम्मेदार थी, बट स्पेशली जर्मनी और इटली को ही उसमें मेजर जिम्मेदार बताया गया था, जिसमें कि काफ़ी ऐसे सैंक्शंस लगाए गए थे जर्मनी और इटली पर। ये आप देख सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइले का फेक पिक्चर है जिसमें कि ये जर्मनी के काउंसलर्स जो भी हैं वो साइन कर रहे हैं। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइले जो भी हुई थी इसमें काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए गए थे जर्मनी और इटली पे और ये काफ़ी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी। इसमें काफ़ी सारे सैंक्शंस थे, जैसे कि जर्मनी को जो लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उससे जर्मनी को एक्सक्लूड कर दिया था। राइनलैंड जो कि एक लैंड था फ्रांस और जर्मनी के बीच में, उसको भी डीमिलिटराइज करवा दिया गया था जर्मनी की आर्मी से। और जो रिच कोल्ड फील्ड से और उसका फ्रांस
फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ एक टाई अप कराया गया था जिसमें जर्मनी को फ्रांस से 15 ईयर्स तक कोल सप्लाई करना था। और एक और काफ़ी ऐसे मेजर सैंक्शंस थे, जैसे कि जर्मनी अपनी आर्मी इंक्रीज नहीं कर सकती, सिर्फ 1 या 2 लाख, 1 सवा लाख से ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा अपनी आर्मी नहीं रख सकती, वॉरशिप्स क्रिएट नहीं कर सकती, अपना नेवल आर्मी नहीं बना सकती, वॉरशिप्स नहीं बना सकती, और एक लिमिटेड तरह से ग्रोथ कर सकती है। तो ये सब सारी चीज़ें थी। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, जो फ्रांस था, फ्रांस का जो भी नुकसान हुआ था, फ्रांस का बहुत सारा नुकसान हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 में, तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने बोला कि मेरा जितना भी लॉस हुआ है वो सब मुझे जर्मनी पे करके देगा। और ये अमाउंट इतना ज़्यादा था, ये लगभग 95 बिलियन डॉलर्स था। तो ये इतना ज़्यादा अमाउंट था जो जर्मनी ने इसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट 2010 में की। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा अमाउंट होगा, जो कि जिसकी लास्ट पेमेंट 2010 में जर्मनी कर पाया। ठीक है, तो इसमें जर्मनी ने जब ये रीपेमेंट करना था तो जर्मनी ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। जर्मनी ने क्या किया कि अपनी जो करेंसी प्रिंटिंग होती है ना, वो करेंसी प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। तो ये करने से क्या हुआ, जर्मनी की जो करेंसी की वैल्यू है वो बहुत डाउन चली गई। एक समय ऐसा आया जर्मनी में एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए भी 1 से 2 लाख रुपए देने पड़ते थे। तो ये सब जितनी भी ये ट्रीटी हुई और इससे जो भी आउटकम्स निकले, ये जर्मनी और इटली के लिए स्पेशली बहुत ह्यूमिलेटिंग था। तो इस वजह से ये वर्ल्ड वॉर 2 की नौबत आई, जिसमें कि काफ़ी लोगों ने इसका विद्रोह किया। तो ये है हमारा, एक तरीके से कह सकते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 का करता धरता अडोल्फ हिटलर, जिनका जन्म अप्रैल 20 1889 बिना ऑस्ट्रिया में हुआ था, और इनकी डेथ हुई थी 30 अप्रैल 1945 बर्लिन जर्मनी में। तो हिटलर वर्ल्ड वॉर 1 का सैनिक हुआ करता था, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में एलिट पावर्स के खिलाफ इसने युद्ध लड़ा था। तो हिटलर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था और लोग इसकी बातों को काफ़ी सुना करते थे, जो ये कहता था तो इसको काफ़ी माना करते थे। इसके वक्तव्य में इतना इन्फ्लुएंस हुआ करता था कि लोग इसके जब ये स्पीच देता था तो इसके लिए पागल हो जाया करते थे। तो यही सब चीज़ें थी जिसने हिटलर को पहले एक सैनिक से चांसलर बनाया, चांसलर से वो एक डिक्टेटर बन गया। तो हिटलर में काफ़ी ऐसी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे या इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो लोगों को इन्फ्लुएंट कर देता था अपनी बातों से। तो हिटलर इज़ द मेन रीज़न। उसने टाई अप किया मुसोलिनी से, जो कि इटली के शासक थे, डिक्टेटर थे। उनके साथ मिलकर इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत की। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड वॉर 1 की वीडियो है, जिसमें हिटलर भी एक सैनिक हुआ करता था, जिसमें कि सैनिक युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा प्रीवियस वीडियो में कि हिटलर कैसे स्पीच दे रहा है और जो सैनिक है या उसकी जो पीपल्स हैं वो उसको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जब बात आती है वर्ल्ड वॉर 2 की। बेनिटो मुसोलिनी जो कि इटली के शासक थे, और एडोल्फ हिटलर जो कि जर्मनी के शासक या डिक्टेटर थे। तो बेनिटो मुसोलिनी बॉर्न 29 1883 को हुए थे, ये इटली के शासक थे, और इनकी डेथ 28 अप्रैल 1945 में हुई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक आते आते इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो इटली के शासक थे बेनिटो मुसोलिनी, ये फासिज्म को फॉलो करते थे, जिसमें कहा जाता है फासिज्म का मीनिंग ही ये है, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ सोसाइटी इन विच अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ डिक्टेटर कंट्रोल्स द लाइव्स ऑफ द पीपल एंड इन विच पीपल आर नॉट अलाउड टू डिसएग्री विद द गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो जैसे शासक होता है उसी की जो जनता को उसी को फॉलो करना होता है, और उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना होता है। जो शासक बोल रहा है उसी को उनको एग्री करना पड़ेगा। और वहीं अगर हिटलर का देखें तो हिटलर जर्मनी का शासक था और ये नाजिज्म फॉलो करता था। तो नाजिज्म में क्या होता है, नाजिज्म एक तरीके से इंटर रिलेटेड है फासिज्म के साथ, और इसमें और ज़्यादा एक्सट्रीम है, ये फासिज्म से भी ज़्यादा एक्सट्रीम है। तो इन दोनों की दोस्ती हो गई और इन दोनों ने युद्ध की शुरुआत कर दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई तो पहले रशिया के साथ जर्मनी ने टाई किया था कि वो एक दूसरे के प्रति नॉन एग्रेशन रखेंगे और एक दूसरे के प्रति किसी भी विभाग में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बट एक समय ऐसा आता है, ऑपरेशन बारबरोसा हिटलर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, जो कि जून 22 1941 में रहता है। इसमें हिटलर क्या करता है, यहाँ पे स्टेलिनग्रेड करके एक जगह रहती है, जो कि जो जहाँ पे जोसेफ स्टालिन जो है, जो कि रशिया सोवियत यूनियन के उस समय शासक या डिक्टेटर हुआ करते थे, वो रहा करते थे। तो रशिया ने एक एक्सपेडिशन स्टार्ट किया जिसमें कि उसने स्टालिनग्रेड को कब्जा करने के लिए हमला कर दिया। तो इसके प्रति ये सब चीज़ें देख के सोवियत यूनियन भी इसके खिलाफ खड़ा हुआ और वो जाके एलिड पावर से मिल गया, और उसने जर्मनी के खिलाफ अपनी सेना भेज दी। और इसमें अब सीधा सीधा रशिया ने भी द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा ले लिया और वो रशिया जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ने लगा। तो जब स्टालिनग्रेड की लड़ाई हो रही थी, ऑपरेशन बारबरोसा हो रहा था, तब यहाँ से ब्रिटेन और यहाँ से इटली,
इन्होंने भी रिटेलिएट करके जर्मनी पे हमला कर दिया। इस वजह से दो फैक्टर्स हुए कि जर्मनी को चारों तरफ से हमला कर दिया गया और जर्मनी को कैसे स्टालिनग्रेड पे हार का सामना करना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि हिटलर ये सब चीज़ें क्यों कर रहा था, जैसे हर जगह उसको पूरे यूरोप पे कब्जा क्यों कर रहा था। तो हिटलर की आइडियोलॉजी ये थी कि उसको अपने जर्मन पॉपुलेशन के लिए मोर एंड मोर रिसोर्सेज चाहिए थे। वो चाहता था कि हमारी जो जनता है उसको मोर एंड मोर स्पेस मिले, मोर एंड मोर रिसोर्सेज मिले, और जो ग्लोरी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद चली गई थी जर्मनी की, वो वापस लाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब जून में ये एक्सपेडिशन स्टार्ट करता है यहाँ रशिया में, तो तब इतना सर्दीला मौसम नहीं था, बट जैसे धीरे धीरे महीने आगे बढ़ने लगते हैं और नवंबर अप्रैल का टाइम आने लगता है, तब यहाँ पे काफ़ी सर्दी हो जाती है और इसकी जर्मनी आर्मी को आदत नहीं थी। तो जब यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने लगती है, जर्मन आर्मी को अब पीछे हटना पड़ता है और यहाँ पे पहली बार हिटलर की हार हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ जब हिटलर को हार का सामना करना पड़ा। और यहाँ पे इनके साथ ऑपरेशन बारबरो 22, इसमें लिख के आ रहा है जून 22 1941 को हुआ था, जो कि फेलियर था जर्मनी का। तो यहाँ देख सकते हैं, इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं जो हिटलर की आर्मी, जर्मन आर्मी, नाजी आर्मी है, वो कैसे काफ़ी डिफरेंट सिचुएशंस फेस कर रही है और वो यहाँ फाइट करने के लिए एबल नहीं है। तो मई 8 1945 को बर्लिन में एक ट्रीटी साइन की जाती है, जो कि रशिया और जर्मनी के बीच, जो कि उस समय रशिया और जर्मनी के बीच में होती है। इसमें जर्मनी आर्मी को पीछे सेटबैक दिखना पड़ता है और पीछे हटना पड़ता है। इसी बीच क्या होता है, जो जापान होता है, जापान को अपना एशिया में दबदबा कायम रखने के लिए जापान सोचता है कि मुझे अपना एशिया में दबदबा चाहिए। जैसे यूरोप में ब्रिटिश और जर्मनी अपना एक तरीके से डोमिनेट कर रहे थे, तो जापान चाहता था कि साउथ एशिया और एशिया को मैं डोमिनेट करूं। इसी को चलते पर्ल हार्बर हवाई आइलैंड पे एक जगह है, ओहायो आइलैंड है जो कि हवाई में, तो पर्ल हार्बर वो यूएस का नेवल बेस हुआ करता था। तो जापान उस टाइम बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लैस था और उसकी सेना भी काफ़ी मॉडर्न थी। तो पर्ल हार्बर जो अटैक था वो एक सरप्राइज अटैक था 7 दिसंबर 1941 को। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक तरीके से बहुत सारे एरोप्लेन्स और फाइटर प्लेन्स की फ्लीट आई, जिसने कि पर्ल हार्बर पे एक सरप्राइज अटैक किया। पर्ल हार्बर एक यूएस नेवल बेस था, जिसमें कि बहुत पुराना नेवल बेस था और बहुत ही लार्ज अमाउंट पे यहाँ यूएस मिलिट्री फोर्स अथवा वो एंड बहुत सारे प्लेन्स, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स जो कि यहाँ पे प्लांटेड थी। तो ये सरप्राइज अटैक था, इससे यूएस का बहुत नुकसान हुआ। इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कैसे वो अटैक हुआ। यहाँ पे जो पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ था, जो कि 7 दिसंबर 1941 में हुआ था, ये दो पार्ट्स में हुआ था। जापान ने पहले अपनी एक फायर फाइटर प्लेन्स की, बॉम्बर्स की एक फ्लीट भेजी, जो कि 755 पे भेजी, जिसने कि ताबड़तोड़ हमला किया, बॉम्ब्स, गन, टॉर्पेडोज सब कुछ यूज किया, जिसमें कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट शिप्स, सबमरीन्स और बहुत लोगों की डेथ भी हुई थी, बहुत सारी यूएस मिलिट्री फोर्सेस की, इसमें सिविलियंस की भी काफ़ी डेथ हुई थी। आधे घंटे तक इन लोगों ने अपनी फायर प्लेन से बॉम्बार्डमेंट स्टार्टेड रखी और आधे घंटे बाद इन्होंने बंद कर दी। यूएस नेवल बेस को या यूएस मिलिट्री को लगा कि अब ये हमला शांत हो गया है, तब तक रिटेलिएट करने का टाइम ले लेते हैं। बट थोड़े ही टाइम बाद, लगभग 1 घंटे बाद, उन्होंने फिर से एक और दूसरी फ्लीट भेजी जापान ने, जो कि जिसने फिर आधे घंटे तक अपनी बॉम्बार्डमेंट चालू रखी। तो एट द एंड इसमें 180 से 180 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और 2400 यूएस मिलिट्री मेंबर्स एंड मैनी मोर सिविलियंस वर किल्ड। सिविलियंस वर आल्सो किल्ड बिकॉज ये बहुत पुराना नेवल बेस था। यहाँ पे जो मिलिट्री मेंबर्स थे, मिलिट्री आर्मी जो हुआ करती थी, उसने अपने सिविलियंस फैमिलीज को भी यहाँ पे बुला रखा था। इस वजह से यहाँ पे फैमिली भी काफी किल्ड हुई। सो ये एक तरीके से जापान ने एक बहुत गलत कदम उठाया। इससे अमेरिका ने सीधा सीधा वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा ले लिया, बिकॉज ये जो ऐसा इंसिडेंट हुआ, इसमें अमेरिका को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। और अमेरिका के जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सीधा सीधा डिक्लेयर कर दिया था कि नाउ वी आर कंडक्टिंग वॉर अगेंस्ट जापान। सो अमेरिका ने रिटेलिएट करते हुए पहले तो क्वेश्चन ही की। जब शुरुआत में क्या था ना, जापान बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता था, मॉडर्न टेक्निक्स थी उसके पास, तो अमेरिका ने क्वेश्चंस उठाए थे, लेकिन जापान थोड़ा वो अपने आप को ये बन रहा था कि क्या कर लोगे, मार दिया तो मार दिया। सो क्या हुआ ना, उसने कर लिया अमेरिका ने 2-3 महीने बाद, लगभग बहुत टाइम से रिसर्च चल रही थी, तो अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब की इन्वेंट कर लिया था। तो उसने क्या किया, न्यूक्लियर बॉम्ब लोग क्या बोलते हैं, कहीं ओपन स्पेस में कंट्रीज अपना टेस्ट करती हैं, बट अमेरिका ने कहाँ टेस्ट किया, हिरोशिमा और नागासाकी पे। हिरोशिमा और नागासाकी जापान की दो सिटीज थी। तो अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को
हिरोशिमा पर पहला अपना न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किया, जिसका लिटिल बॉय नाम था, जो कि 1945 को हुआ। लिटिल बॉय जो कि है ये वर्ल्ड वॉर 2 का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब यूज हुआ था और इसने हिरोशिमा को पूरा तबाह कर दिया था। इसने हिरोशिमा में काफी लोगों की मृत्यु हुई थी और काफी सिविलियंस वर किल्ड। सो ये पहली बार था जब किसी विश्व युद्ध में इतने इतने लार्ज नंबर ऑफ सिविलियंस वर किल्ड। सो द नेक्स्ट उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब जो बॉम्बार्डेड किया या डिटोनेट किया, जो वो किया 9 अगस्त 1945 को, जो कि नागासाकी में। तो ये 2 हमलों के बाद जापान एक तरीके से बहुत लॉस फेस कर चुका था, बहुत सारे सिविलियंस, हजारों लोग मर चुके थे, लाखों की संख्या में लोगों का नुकसान हो चुका था। तो इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया अमेरिका के खिलाफ और जापान ने इस युद्ध को यहीं खत्म कर दिया और सरेंडर कर दिया। इसके पर्ल हार्बर के अटैक के बाद जो काफी लोगों की मृत्यु हुई और जो नागासाकी था उस पे फैटमैन करके मार्क 3 न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज हुआ, जो कि मार्क 3 जो होता है ना, वो जो एटम्स होते हैं या उसकी पावर को बताता है कि जैसे कि कोई न्यूक्लियर वेपन है उसमें कितनी पावर है, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। तो ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें सीधा सीधा दिखाया जा रहा है अमेरिकी फाइटर प्लेन्स हैं जो कि कैसे जापान हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्बार्ड। Planned for months with brilliant cunning, favored by our lack of readiness, with the sky and sea all their own, at 7:55 a.m. hell broke loose. Man-made hell, made in Japan. सो पर्ल हार्बर के अटैक के बाद नागासाकी और हिरोशिमा दोनों बहुत बुरी तरह तबाह हो चुके थे। इसमें हिरोशिमा में लगभग 1,29,000 और नागासाकी में 2,26,000 पीपल वर डेथ, मोस्ट ऑफ whom were civilians and remain the only use of न्यूक्लियर वेपन इन एन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। तो ये पहली बार हुआ था जब किसी युद्ध में इतने सारे सिविलियंस की हत्या हुई थी। इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। सो ये वीडियो यहीं तक है गाइस, आगे की वीडियो हम आगे बढ़ाएंगे बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 का कि क्या क्या ऐसे रीजंस थे जिसमें